संघट्टवाद यानी कि कोलिजन थ्योरी के बारे में सोचने के लिए आइए यहाँ पर लिखी हुई अभिक्रिया पर विचार करें। यहाँ परमाणु A द्विपरमाणुक अणु BC के साथ अभिक्रिया करके एक नया द्विपरमाणुक अणु AB और फिर C बनाता है। द्विपरमाणु जिसे इंग्लिश में हम डायटॉमिक कहते हैं। तो संघट्टवाद के अनुसार अभिक्रिया करने के लिए अणुओं का संघट्ट यानी कि टकराना आवश्यक है। अतः इस उदाहरण में अभिक्रिया होने के लिए परमाणु A को अणु BC से टकराना होगा, संघट्ट करना होगा। इसके बाद प्रभावी संघट्ट के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए संघट्टों का यानी कि कोलिजन्स का अंतरिक्ष में सही अभिविन्यास होना चाहिए, करेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए इस अभिक्रिया के लिए हमारे पास अणु BC है और हमारा अणु BC इस अभिविन्यास में यानी कि इस ओरिएंटेशन में A की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह उचित अभिविन्यास है, करेक्ट ओरिएंटेशन है। अतः अभिक्रिया के लिए संघट्ट का यही तरीका होना चाहिए। यदि द्विपरमाणुक अणु BC विपरीत दिशा से आगे बढ़ता, तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ परमाणु A है और फिर हमारे पास CB अणु है। तो परमाणु C परमाणु A के पास जाता है। यहाँ अभिक्रिया होने के लिए यह उचित अभिविन्यास नहीं है, तो ये नहीं होगा। अतः संघट्ट तो होना चाहिए लेकिन उचित दिशा में होना चाहिए और अंततः संघट्ट में पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। अतः यदि संघट्ट में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी तो अणु या फिर इस मामले में परमाणु और अणु एक दूसरे से टकरा कर उछल जाएंगे। यदि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है तो टकराने वाले अणु इतनी तीव्रता से कंपन करेंगे कि आबंध टूट जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे चित्रित करते हैं। हम अपने अभिकारकों के लिए एक निश्चित ऊर्जा से शुरुआत कर रहे हैं, तो यही हम अपने अभिकारकों के लिए ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इस बिंदु पर हमारे पास परमाणु A है और हमारे पास अणु BC है और मान लें कि हमारी कुल ऊर्जा 20 किलो जूल प्रति मोल है। जब परमाणु और अणु टकराते हैं तो उन्हें B और C के बीच इस आबंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम इस आबंध को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, B और C के बीच इस आबंध को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हम उस ऊर्जा को अपने आरेख पर यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो हम 20 किलो जूल प्रति मोल से शुरुआत कर रहे हैं और हमें यहाँ 60 किलो जूल प्रति मोल तक जाना है। तो अभिक्रिया संपन्न होने के लिए हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है और इसे हम सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिसे यहाँ EA के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह सक्रियण ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए आवश्यक है। और इस अभिक्रिया के लिए हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ 60 किलो जूल प्रति मोल तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो यहाँ ये बिंदु 60 किलो जूल प्रति मोल पर है और हम 20 किलो जूल प्रति मोल से शुरुआत कर रहे हैं। अतः 60 माइनस 20 निश्चित रूप से 40 होगा। अतः अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा अर्थात EA ये हमारे आरेख के अनुसार प्लस 40 किलो जूल प्रति मोल है। अतः संघट्ट की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए और यहाँ सबसे ऊपर हमें एक संक्रमणकालीन संरचना मिलेगी, ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो चलिए इस अभिक्रिया के लिए एक संभावित संक्रमणकालीन संरचना तैयार करते हैं। तो हमारे पास A और B के बीच एक आबंध बन रहा है तथा उसी समय पर B और C के बीच एक आबंध टूट रहा है और हम इसे संक्रमणकालीन संरचना ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। हम इसे संक्रमण अवस्था भी कहते हैं यानी कि ट्रांजिशनल स्टेट भी इसे कहा जाता है। अतः हमारी संरचना को संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशनल स्टेट कहा जाता है या फिर आप इसे संक्रियित संकुल यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो संक्रमण अवस्था या सक्रियित संकुल। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ आंशिक आबंध बनाए हैं। तो B और C के बीच का आबंध टूट रहा है, इसी समय A और B के बीच आबंध बनता है। तो आइए यहाँ एक उदाहरण के द्वारा की जाने वाली तुलना के बारे में सोचें। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एक पहाड़ी है और मान लीजिए कि हमारे पास पहाड़ी के इस छोर पर एक गेंद है यहाँ पर। वैसे गेंद को पहाड़ी पर ऊपर धकेल कर ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मान लीजिए कि हमारे पास गेंद को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। वैसे इस स्थिति में इतनी ऊर्जा नहीं है कि गेंद पहाड़ी के दूसरी ओर लुढ़क जाए, तो यहाँ पर गेंद पुनः प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएगी। तो यह ऐसा है कि जैसे हम सोचें कि हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है और अणु एक दूसरे से टकराकर उछल रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है, तो यदि आप यही गेंद के साथ शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास गेंद को पहाड़ी की चोटी तक ले जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है, तो बस आप यहाँ शीर्ष तक इसे ला सकते हैं। गेंद अब नीचे लुढ़क सकती है और इसलिए गेंद पहाड़ी के नीचे जा पहुंचेगी और इसे हम अपने उत्पाद के बनने की तरह सोच सकते हैं।
अतः हमारे उदाहरण के लिए हमारा उत्पाद हमारा नया द्विपरमाणुक अणु AB होगा। तो यहाँ हमारे पास AB है और इस बिंदु पर हमारे पास +C भी है। तो ये हमारे उत्पाद होंगे और यह हमारे उत्पादों की ऊर्जा को दर्शाता है। तो आइए हम इसे अपने आरेख पर ज्ञात करते हैं। तो हमारे उत्पाद यहाँ है, तो फिर ये ऊर्जा क्या है? तो हम यहाँ तक जाते हैं और ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 10 होगा, यानी कि ये ऊर्जा 10 किलो जूल प्रति मोल है। अतः हमारे उत्पादों की ऊर्जा 10 किलो जूल प्रति मोल के बराबर है तथा इस उदाहरण के लिए हमारे उत्पादों की ऊर्जा हमारे अभिकारकों की ऊर्जा से कम है। यहाँ हमने 20 किलो जूल प्रति मोल से शुरुआत की और अंत में 10 किलो जूल प्रति मोल पर जा पहुंचे। अतः ऊर्जा में अंतर या फिर कहें परिवर्तन ज्ञात करने के लिए उत्पादों की ऊर्जा में से हम अभिकारकों की ऊर्जा घटा देते हैं। तो डेल्टा E जो कि ऊर्जा में परिवर्तन है, ये बराबर है EP माइनस ER के, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की ऊर्जा माइनस अभिकारकों की ऊर्जा। और इस उदाहरण के लिए उत्पादों की ऊर्जा 10 किलो जूल प्रति मोल है, तो ये बराबर हो जाएगा 10 माइनस अभिकारकों की ऊर्जा 20 किलो जूल प्रति मोल है, तो -20, और ये बराबर आएगा -10 के। तो डेल्टा E हमें मिल गया -10 किलो जूल प्रति मोल। अतः हमारे आरेख में हम ऊर्जा में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। तो यह ऊर्जा में परिवर्तन है और ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक है। तो यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ ऊष्मा मुक्त होती है। याद रखें, आबंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है और इस अभिक्रिया में हम ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख को दर्शाता है। अब आइए एक और अभिक्रिया के बारे में सोचें। तो यहाँ नीचे हमारे पास अभिक्रिया निर्देशांक है, तो हम यहीं पर अपने अभिकारकों की ऊर्जा से शुरुआत कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि यह हमारे अभिकारकों की ऊर्जा 20 किलो जूल प्रति मोल है और हम जानते हैं कि इस बिंदु तक पहुंचने के लिए यह सक्रिय संकुल यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा को दर्शाता है। तो यहीं पर हमारा सक्रिय संकुल होगा और वह 80 किलो जूल प्रति मोल होगा। तो ऊर्जा में यह अंतर, यह हमारी सक्रियण ऊर्जा EA है, जो इस अभिक्रिया के लिए 80 माइनस 20 60 किलो जूल प्रति मोल होगी। तो हम यहां तक पहुंचे, हम सक्रिय संकुल तक पहुंचते हैं और फिर यह हमारे उत्पादों की ऊर्जा को दर्शाता है यहां पर। तो ये हमारे उत्पादों की ऊर्जा है जो इस अभिक्रिया के लिए है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे उत्पादों की ऊर्जा हमारे अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक है। तो यदि हम यहां तक जाएं तो हम देख सकते हैं कि यह स्तर 40 पर है, तो ये 40 किलो जूल प्रति मोल का स्तर है। तो फिर यहाँ ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ? तो इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा में परिवर्तन एक बार फिर उत्पादों की ऊर्जा में से अभिकारकों की ऊर्जा घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो उत्पादों की ऊर्जा 40 किलो जूल प्रति मोल है और अभिकारकों की ऊर्जा 20 किलो जूल प्रति मोल है। तो ये बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, जो कि बराबर होगा +20 के। तो डेल्टा E हमें मिल जाएगा +20 किलो जूल प्रति मोल। तो यदि हम आरेख में देखें तो ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देगा, डेल्टा E जो कि ऊर्जा में परिवर्तन है और ये पॉजिटिव है। चूंकि यहाँ ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक है, इसलिए यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आरेख एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को दर्शाता है। तो पिछला उदाहरण एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया थी जहां ऊष्मा निकलती है और यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है।